नमस्कार, मैं महेश कुंतल आज आपके सामने बीएड सेकेंड ईयर की जेंडर विद्यालय एवं समाज विषय के साथ जो हमारा टॉपिक चल रहा था वो महिलाओं से संबंधित विभिन्न प्रकार के आयोग, समितियाँ स्वतंत्रता के बाद बनाई हैं, उनके बारे में हम डिस्कस कर रहे थे। तो प्रमुख रूप से जो हमने कल जो समितियों के बारे में अध्ययन किया था, विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग, महिला शिक्षा समिति, इन दो के बारे में प्रमुख रूप से जो सुझाव महिलाओं से संबंधित दिए हैं उनके बारे में हमने अध्ययन किया था। हाँ, सुनिए। और इसके बारे में जैसे विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग ने कौन कौन सी सिफारिश की हैं महिलाओं के अधिकार के बारे में, महिला शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए। इसी प्रकार महिला शिक्षा समिति 1958 ने कौन कौन सी सिफारिशें की हैं उनके अधिकारों को एवं महिला शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए, उनके बारे में हमने कल विस्तार से जाना था। अगर इन समितियों की बात करें तो मैं इन समितियों के बारे में एक बार फिर आपसे दोबारा से सभी समितियों को बता देता हूं कि इसमें जो स्वतंत्रता के बाद भारत में अनेक प्रकार की महिला शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए योजना एवं समितियों का निर्माण किया गया और उन्होंने महिला शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए अनेक प्रकार की सिफारिशें भी लागू की। उनमें से जैसे सबसे पहले अगर हम देखें तो माध्यमिक शिक्षा आयोग, जिस आयोग के अध्यक्ष कौन थे, जो मैंने अभी कल आपको बताया था, जिस आयोग के अध्यक्ष थे राधाकृष्णन, और इस आयोग को राधाकृष्णन आयोग के नाम से भी जाना जाता है। तो इस आयोग की जब स्थापना हुई थी तो उन्होंने एक अपना आदर्श ध्येय वाक्य निर्धारित किया था और आदर्श ध्येय वाक्य था महिलाओं से संबंधित पढ़ी लिखी माता घर की भाग्य विधाता। तो इस ध्येय वाक्य को आगे बढ़ाकर उन्होंने महिला शिक्षा के बारे में जाना और भारत सरकार के सामने प्रमुख सिफारिशें प्रकट की। इसके बाद फिर दूसरा राष्ट्रीय महिला शिक्षा समिति 1958, उसके बाद फिर हंसा मेहता समिति 1964 से 65, उसके बाद फुलरेनु मुहा समिति, उसके बाद जनार्दन रेड्डी समिति 1992, कस्तूरबा गांधी शिक्षा योजना 1997, मौलाना आज़ाद राष्ट्रीय छात्रवृत्ति 2003, कस्तूरबा गांधी बालिका योजना 2004, महिला समाख्या कार्यक्रम, विशेष आवासीय विद्यालय योजना 2005-06, बालिका शिक्षा प्रोत्साहन योजना 2005-06, इकलौती कन्या छात्रवृत्ति योजना 2006 से 8, बराबरी की ओर 1974, महिलाओं हेतु राष्ट्रीय कार्य योजना 1988 से 2000, श्रम शक्ति रिपोर्ट 1988। इसके बाद सर्व शिक्षा अभियान, जो हमने विस्तार से अभी जाना है पिछले अध्यायों में। शिक्षा का अधिकार 2009। तो ये प्रमुख जो हमारी समितियां हैं, इन्होंने महिला शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए प्रमुख रूप से अपनी सिफारिशें भारत सरकार के सम्मुख प्रकट की हैं। इनमें से हमने कल विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग की सिफारिशों को पृथक से जाना था तथा इसके बाद महिला शिक्षा समिति के द्वारा भी हमने इसको जाना था। इसके बाद जो अगली समिति आती है वो है हंसा मेहता समिति। हंसा मेहता समिति के अंतर्गत जो सन 1962 में राष्ट्रीय स्तर पर बालिका तथा बालिकाओं के पाठ्यक्रम में
अंतर होने वाले अथवा नहीं होने पर महत्वपूर्ण समस्या पर विचार रखने हेतु श्रीमती हंसा मेहता की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया। अब देखिए सन 1962 में क्या हुआ कि महिलाओं के एवं बालक बालिकाओं दोनों के पाठ्यक्रम में समुचित अंतर रखने के लिए सभी प्रकार से मांग उठने लगी थी। उनके रूपरेखा तैयार करने के लिए उसकी संतुतियों पर विचार रखने के लिए एक समिति का गठन किया गया, जिसकी अध्यक्ष श्रीमती हंसा मेहता थीं और उन्हीं के नाम के कारण इस समिति को हंसा मेहता समिति के नाम से जाना जाता है। इस समिति ने यह सुझाव दिया कि विद्यालय स्तर पर बालक एवं बालिकाओं के पाठ्यक्रम में अंतर होना चाहिए और इस समिति ने सुझाव दिया था कि बालक एवं बालिका दोनों के पाठ्यक्रमों में समुचित अंतर दिया जाना चाहिए। समिति ने कहा कि हम भारत में जनतंत्रीय एवं समाजवादी समाज की स्थापना करने का प्रयास कर रहे हैं और इस समिति के द्वारा कहा गया कि भारत में जनतंत्रीय एवं समाजवादी समाज की स्थापना की जा रही है। ऐसे समाज में शिक्षा का संबंध व्यक्तिगत क्षमताओं, रुझानों एवं रुचियों में होना चाहिए और ऐसे समाज का जो शिक्षा का संबंध है वो कैसा होना चाहिए? व्यक्तिगत क्षमता से संबंधित होने चाहिए, अर्थात उस शिक्षा में व्यक्तिगत विभिन्नता का ध्यान रखना चाहिए और जिस क्षेत्र में व्यक्ति का रुझान हो उस क्षेत्र से संबंधित बालक को शिक्षा प्रदान की जानी चाहिए और उसकी रुचि के अकॉर्डिंग ही उसको उस व्यवसाय से संबंधित प्रशिक्षण प्रदान किया जाना चाहिए। इस समिति के द्वारा उच्च माध्यमिक स्तर पर प्रमुख रूप से सुझाव दिए गए। उच्च माध्यमिक स्तर पर प्रमुख रूप से जो सुझाव दिए गए थे वो सबसे पहला सुझाव था गृह विज्ञान उपयोगी विषय है किंतु यह अनिवार्य नहीं होनी चाहिए। देखो इनको जो पहले हमने समितियों के बारे में जाना था वो ये जाना था कि अगर कोई भी गृह विज्ञान है या फिर कला है, ड्राइंग है, ये सभी अच्छी सब्जेक्ट हैं लेकिन उनके महत्व को समझाते हुए उनको विकासशील अवस्था में पहुंचानी चाहिए। लेकिन इसने गृह विज्ञान सब्जेक्ट के बारे में कहा कि यह एक उपयोगी सब्जेक्ट है लेकिन इसे अनिवार्य होने की शर्त नहीं रखनी चाहिए, अर्थात इस सब्जेक्ट को ऐच्छिक बनाया जाना चाहिए। संगीत, कला, चित्रकारी आदि विषय बालिकाओं की रुचियों के अनुकूल हैं, अतः जो ये सब्जेक्ट हैं बालिकाओं की रुचियों के अकॉर्डिंग ही ये सब्जेक्ट होती हैं, जैसे संगीत है, कला है, चित्रकार है, ये बालिकाओं की रुचि के अकॉर्डिंग ही होती हैं। अतः शिक्षण संस्थानों में उनके लिए प्रशिक्षित शिक्षक तथा आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध करानी चाहिए। इसके बाद बालिकाओं को विज्ञान तथा गणित की शिक्षा प्राप्त करने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। अब इसमें क्या है कि बालिकाओं को विज्ञान तथा गणित की शिक्षा प्राप्त करने के लिए भी प्रोत्साहित उन्हें मोटिव करना चाहिए, अभिप्रेरित करना चाहिए। इसके बाद शारीरिक शिक्षा के स्थान पर हस्तकला को बालिका के लिए अधिक वरीयता देनी चाहिए। अब देखिए इसमें हम जो शारीरिक शिक्षा देते हैं उसके स्थान पर बालिकाओं को कला से संबंधित, चित्रकारी से संबंधित या फिर जो ऐसी शिक्षा हो जो जिसमें हस्तकला का प्रयोग किया जा रहा हो, उस शिक्षा से बालिकाओं को प्रेरित करनी चाहिए, अर्थात ऐसी शिक्षा बालिकाओं को प्रदान करनी चाहिए जिसमें उनके कौशल का विकास हो रहा हो। तो इस प्रकार की जो सिफारिशें हैं वो हंसा मेहता समिति के द्वारा दी गई।
अब दूसरा जो आता है वो है कोठारी कमीशन। महिलाओं की शिक्षा को महत्वपूर्ण मानते हुए सन 1964 में कोठारी कमीशन की स्थापना की गई। कोठारी कमीशन की स्थापना कब हुई? 1964 में, जिससे स्त्री शिक्षा के संदर्भ में दो प्रकार के विकास कार्यों को स्थान दिया गया। अब देखिए, इसमें कोठारी कमीशन 1964 में स्थापित होने के कारण इसमें स्त्री शिक्षा के संदर्भ में उन्होंने दो प्रकार के विकास कार्यों को स्थान दिया। पहला तो विकास स्थान था सामान्य कार्य प्रणाली और दूसरा था विशेष कार्य प्रणाली। तो सामान्य कार्य प्रणाली के अंतर्गत इन्होंने इसमें यह सुझाव दिया कि इसमें शिक्षा के विभिन्न स्तर पर बालिका तथा बालिकाओं को समानता के लिए अवसर प्रदान किए जाएं। तो सबसे पहला तो समानता के स्तर पर उन्होंने जो सामान्य सुझाव था उन्होंने दिया था कि बालक एवं बालिकाओं को समान रूप से बिना किसी भेदभाव के सभी प्रकार के उनको समान अवसर प्रदान किए जाएं तथा रिक्त समय में महिलाओं को सामाजिक रूप से लाभदायक उत्पादित कार्यों को करने के लिए प्रोत्साहित किया जाए। और जैसे कोई भी अगर अपना विशेष कार्य है, उस कार्य को करने के बाद जो रिक्त अथवा खाली समय रहता है, उस खाली समय में महिलाओं को सामाजिक रूप कार्यों में रुचि लेनी चाहिए। उनको पूर्णता हासिल करने में उन्हें अपनी भागीदारी निभानी चाहिए और उस कार्य के लाभों को उनको समझाकर उनसे उत्पादित होने वाले कार्यों के लिए भी उन्हें प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। इस प्रकार के उत्पादित कार्यों से महिलाओं को स्वावलंबन होगा तथा बालिकाओं की शीघ्र विवाह की समस्या को भी दूर किया जा सकता है। देखो, इस प्रकार की जो अगर हम कार्य करेंगे तो उससे समाज को भी लाभ होगा और व्यक्तिगत रूप से महिलाओं को भी लाभ होगा। इस प्रकार से अगर हम उनकी शिक्षा को बढ़ावा देंगे तो सबसे पहला कार्य तो यह है कि वो उस कार्य कौशल को सीखकर अपने आप स्वावलंबन की उनमें भावना पैदा होगी और अपने कार्य को स्वयं करने के लिए प्रेरित होंगी। दूसरा, जब वो कार्य करने के लिए तत्पर होंगी, उस कार्य में व्यस्त रहेंगी तो उनकी जो बाल विवाह की समस्या है वो भी दूर हो जाएगी। देश की प्रगति में महिलाओं के योगदान को अनदेखा नहीं किया जा सकता। वे पुरुषों के समान ही शिक्षा, चिकित्सा एवं सामाजिक कार्यों में योगदान दे सकती हैं। अतः अगर हम देखें तो जिस प्रकार से पुरुष देश के विकास में अपना योगदान देते हैं, उसी प्रकार से महिलाएं भी देश के विकास में अपना योगदान प्रदान करती हैं और उनके इस विकास के योगदान को अनदेखा भी नहीं किया जा सकता। चाहे कोई भी क्षेत्र हो, शिक्षा हो, चिकित्सा हो, सामाजिक कार्य हो, सभी कार्यों में, सभी क्षेत्रों में हमें महिलाओं के योगदान को प्रमुख रूप से देखा जाता है और महिलाओं के साथ कंधे से कंधा मिलाकर समानतापूर्ण व्यवहार रखकर समान कार्य की भूमिका निभाती हैं। तो इस प्रकार की सामान्य कार्य प्रणाली कोठारी शिक्षा आयोग के द्वारा दिए गई। कोठारी शिक्षा आयोग के जो अध्यक्ष थे वो कौन थे? कोठारी शिक्षा आयोग के अध्यक्ष डॉक्टर दौलत सिंह कोठारी थे। अब इसके बाद विशेष कार्यक्रम। यह महिला शिक्षा के विकास में एक वृहद अवधि की योजना है। इसका मुख्य उद्देश्य शिक्षा के विभिन्न स्तरों पर बालक एवं बालिकाओं के मध्य भेदभाव को समाप्त करना है। अब देखिए, दूसरा जो इनका विशेष उद्देश्य था वो कौन सा था कि एक तो यह महिला शिक्षा के विकास में एक वृहद अवधि की योजना है तथा इसका जो मुख्य उद्देश्य शिक्षा के विभिन्न स्तरों पर बालक एवं बालिकाओं के मध्य भेदभाव को समाप्त करना है। शिक्षा के विभिन्न स्तरों पर वजीफे तथा अन्य आर्थिक सहायता उपलब्ध कराई जाए
इसके लिए केंद्र तथा राज्य सरकार को भी विशेष ध्यान देना चाहिए। वजीफे से मतलब स्कॉलरशिप, इसमें क्या है, विभिन्न स्तरों के स्कॉलरशिप एवं आर्थिक सहायता उपलब्ध कराई जाए उनको, तथा इसके लिए केंद्र तथा राज्य सरकार को भी विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। महिला शिक्षा के लिए राष्ट्रीय संस्थान की स्थापना की जानी चाहिए, जिसकी शाखाएं देश के सभी राज्यों में हों। अब देखिए, महिला शिक्षा से संबंधित जो राष्ट्रीय संस्थान की एक स्थापना की जाए जो पूर्ण देश पर अपना नियंत्रण रख सके और जिसकी शाखाएं देश के सभी राज्यों में होना आवश्यक है। इसके बाद बालिकाओं के लिए छात्रवृत्ति तथा अल्पकालीन एवं व्यावसायिक शिक्षा की योजनाएं आरंभ की जाएं। महिलाओं व बालिकाओं के लिए अंशकालीन व्यवसायों की व्यवस्था भी की जाए। तो इस प्रकार की जो सिफारिशें हैं वो कोठारी कमीशन 1964 के द्वारा दी गई थी। तो आज हमने जो आयोग पढ़े हैं, मुख्य रूप से 2 आयोगों को पढ़ा है, हंसा मेहता समिति और कोठारी कमीशन। इनको आप ध्यान से पढ़िए और कोई भी प्रॉब्लम आए नीचे कमेंट लिख के बताना। जय हिंद, जय भारत।